वर्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उस वर्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने जो सीक्वेंस रखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप आधा सेशन लगभग मैपिंग पढ़ते हैं और आधा सेशन लगभग थ्योरी पढ़ते हैं। आज थ्योरी की हम आखिरी क्लास करेंगे, ये वाली जो है, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अर्थ के ऊपर, ठीक है? क्योंकि जो कंटेंट हमने आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट अब 4-5 दिन हो चुके हैं, आप उसको पढ़ चुके होंगे। उसमें समझने का कॉन्सेप्ट केवल एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स वाला है। उसको आप एक बार और ढंग से देख लीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? चलिए, तो आपके सामने एक बार के लिए रिहर्सल जल्दी से हम कर लेते हैं। तो जल्दी-जल्दी बताते चलिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ ओशियंस बताए थे। फटाफट बोलते चलिए, फर्स्ट लेटर लिखते चलिएगा, उसके साथ-साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। बोलिए भई, ये वाला कौन-सा ओशियन है? जल्दी-जल्दी शुरुआत करते चलिए। पैसिफिक ओशियन, जल्दी, अटलांटिक ओशियन, हाँ जी, इंडियन ओशियन, ये वाला, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, अरेबियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान सी, यहां पे साउथ चाइना सी, यहां एक स्ट्रेट है, नाम बताइए। मलक्का स्ट्रेट। यहां पे एक सी है, ईस्ट चाइना सी, यहां पे येलो सी, जापान सी, सी ऑफ अखौस्त, बेरिंग सी। यहां जाए अब हम, ये स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, अमेरिका का ये हिस्सा, अलास्का, बेरिंग सी, चुकची सी, ब्यूफोर्ड सी, गल्फ ऑफ आदेन, रेड सी, यहां एक कैनाल है रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली, स्वेज कैनाल, ये समुद्र, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली यहां पर एक स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या नाम है उसका? जिब्राल्टर स्ट्रेट। यहां पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, मेडिटेरेनियन को इस जगह से जोड़ने वाली जगह, ये वाली एजियन सी, बहुत बढ़िया। टर्की के बीचों बीच यहां पर मरमरा सी, मरमरा को एजियन सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट। अब कई बार बोल चुके हैं तो अब याद हो जानी चाहिए, मतलब अब ये एक्सक्यूज दिमाग में मत बिठाइए कि मुझे बताने के लिए अलग से क्लास लगेगी। दिमाग में बिठा करके हर चीज जब भी नई आ रही है दिमाग में डालते चलो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, एक दो बार रिवाइज करेंगे कि याद हो जाएंगे, है ना? डार्डेनलस स्ट्रेट, मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट, कौन सी? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये ब्लैक सी
यहां पर एक समुद्र है, अजोव सी। क्या नाम है? अजोव सी। अजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट, अजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। क्या नाम हो गया? कर्च स्ट्रेट। क्लियर? अच्छा, ये वाला जो समुद्र दिख रहा है, कैस्पियन सी, हालांकि ये समुद्र नहीं है, ये एक लेक है, लेकिन इसको इतना बड़ा होने के कारण कैस्पियन सी शब्द से संबोधित किया जाता है। सी और लेक में क्या डिफरेंस है? सी दुनिया के जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन लेक जो है वो ओशियन से कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, ये लैंडलॉक है, चारों तरफ से दुनिया के द्वारा घिरी हुई है। ठीक है, हाँ जी, यहां पर एक स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वाला जो समुद्र है, फारस की खाड़ी, ठीक है, गल्फ भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, खाड़ी के कारण ही यहां के सारे देश खाड़ी देश कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको इस तरफ का सारा व्यू क्लियर हो गया। अब एक पोल करा रहा हूं मैं आपसे, उसमें आंसर कीजिएगा। पोल के 4 ऑप्शन हैं, ए 90% एंड अबव, बी 80% एंड अबव, सी 70% एंड अबव, और डी 50% एंड अबव, और ई नन। इस पोल के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, बताना है कि आपको कितना परसेंट चीजें रिकॉल हो गई थी, मतलब एक बार बताने पर चीजें याद हो गई थी कि मैंने पढ़ा था, मुझे याद हो गई। बताइए। हाँ जी, 29-30% तक, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन ऑप्ट किया था आपके लिए वो बी ऑप्शन था, क्योंकि मैं भी तो पोल से जज कर रहा था आप लोगों को कि आप लोगों को कितना परसेंटेज चीजें याद रही। तो मेरा आंसर अभी भी सही निकला है। मेरा मानना था कि 80% एंड अबव चीजें आपको याद रह गई। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था आपको लेकर के, और चाहे 1% से ही सही, मैं यहां पर विनर रहा हूं। मैं क्लास में हूं, अभी नहीं होगा। तो यहां पर 80% एंड अबव लोगों को अपने आंसर सही मिल गए। ठीक है, बाकी जो मतलब परसेंटेज सब जगह है ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं। यहां पर 2% बाल कलाकार वो भी हैं जिनको हवा भी नहीं लगी। हवा से मतलब पता भी नहीं चला कि चल क्या रहा है ना? तो उन बाल कलाकारों के लिए सम्मान है हमारे मन में, और उनसे गुजारिश है कि पढ़ना आपको खुद से पड़ता है। मेरा जैसा व्यक्ति केवल आपको पढ़ने के लिए बस कह सकता है, और आपकी तरह ही, क्योंकि जब चीजें आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता हूं। अब इधर की तरफ एक बार हमने ये यात्रा तो पूरी कर ली, कहां से कहां तक की? बियोफोर्ड सी और गल्फ ऑफ अलास्का तक हम पहुंच चुके। अब थोड़ा सा हम इस तरफ के भी ओशियंस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ओशियन है, अधिकांशतः सुर्खियों में रहने वाले ओशियंस इधर की तरफ भी हैं। हम थोड़ा सा अब इनका भी जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सीज का, है ना? साउथ अमेरिका के आसपास कोई भी खास ओशियन है नहीं, और इधर की तरफ अमेरिका। 5 मिनट का समय लगेगा, जल्दी से। हमने मेडिटेरेनियन ई और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक आपको कहानी सुना दी थी। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा ना इधर की तरफ देखें। ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, ये वाली जगह पहचाने आप,
अब इसको याद कर लें। अभी एक बालक ने शब्द पूछा हमसे कि सर बे क्या होती है, बाइट क्या होती है और गल्फ क्या होती है। हालांकि ये टर्म जो है ये कहने को एक ही चीज की अभिव्यक्ति है और वो अलग अलग प्रकार से है। कैसे? देखो, बे, गल्फ और बाइट तीनों ही एक बात कहते हैं और वो ये है कि यदि कोई भी वाटर बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, पहले फिर हम कमेंट करेंगे। यदि कोई भी वाटर बॉडी मतलब पानी, वो अगर तीन तरफ से, एक, दो और तीन, अगर वो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, कोई भी वाटर बॉडी अगर तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो तो उस वाटर बॉडी को हम इन तीन नामों से जानते हैं, बे अथवा गल्फ अथवा बाइट। ठीक है। एक बालक है जो बार बार बफर बफर लिख रहा है। अब उसी को बफर है या नहीं ये एक बार मैं पोल करके पूछ लेता हूं। भाई, क्या मैं आप सभी साथियों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? प्लीज एक बार पोल में पार्टिसिपेट कर दें, क्योंकि कुछ लोगों को खुद को बफर आ रहा होता है, वो सबको बफर दे रहे होते हैं। फिर 97% अगर लोगों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हो, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत होती है। प्लीज उस चीज को आप खुद से रेक्टिफाई करें, वो मैं दूर नहीं कर सकता, है ना बच्चा? तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इसको एक बार फिर से समझ ले जल्दी से। मैंने आपसे क्या कहा? एक पानी है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है ना? इसी को आप खाड़ी कहते हैं अथवा बे कहते हैं, गल्फ कहते हैं, बाइट। अच्छा, इन तीनों की हिंदी जो है ना वो खाड़ी है। अंग्रेजी में इसको तीनों अलग अलग शब्द से बोला गया है। जैसे अब इधर की तरफ देखिए, मैं आपको पहले अपने वाले को दिखा देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना? हाँ भाई, कल और परसों क्लास नहीं हुई। बार बार एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, कल और परसों क्लास नहीं हुई, प्लीज अब पढ़ते रहें। इधर देखें, ये वाली जो पानी है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको देखें। ये एक साइड हो गया। बंगाल की खाड़ी को देखें, एक, दो और तीन। अपनी बंगाल की खाड़ी को आप एक साथ देखें, बे ऑफ बंगाल। ये जो शब्द जुड़ा हुआ है ना बे, क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्यों कहा गया? किशन बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं। चिल्का लेक कैसे लेक है वो भी बता रहे हैं, रुकिए बताते हैं, वेट करिए। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्यों है? क्योंकि यह तीन तरफ से जमीन से घिरी है, एक, दो, तीन। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही इधर देखिए, ये जो पर्शियन गल्फ जिसको हमने कहा, अब देखिए तीन तरफ से जमीन का अगर हम कंसेप्ट देखें तो पर्शियन गल्फ को देखो दोस्तों, ये देखो, एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है। कोई सी भी गल्फ उठाकर देख लो, और देखिए कोई सी भी गल्फ उठाकर या फिर खाड़ी उठा करके देख लो। अब जैसे ये वाली जगह जो बे बोली गई है, इधर देखिए, एक, दो, तीन। क्लियर हो गया? तीन तरफ से अगर पानी जमीन से घिरा हुआ है तो उस पानी को, वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं। अब एक सवाल बड़ा बन रहा है, सर फिर तीनों को अलग अलग क्यों कहते हैं? भाई एक ही चीज है तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? है ना? मानसी का क्वेश्चन भी यही है, जब तीनों चीजें एक ही हैं तो नाम अलग अलग क्यों हैं? आकार के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कोई भी इसका आइडेंटिकल तरीका नहीं है। मतलब कोई नॉमेनक्लेचर का सिस्टम नहीं है, वर्ड के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनका नामकरण करती हो कि नहीं भाई आज से तुम्हारा नाम ये हुआ। आकार के आधार पर सामान्यतया यह माना गया है कि जो सबसे बड़ा एरिया लेगा, जो सबसे बड़ा आकार लेगा, उसको बाइट कहा जाएगा, उसको बाइट कहा जाएगा। उसके नीचे वाले को बे कहा जाएगा और सबसे छोटे को गल्फ कहा जाएगा। ठीक है? लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है। अब ये वाली जो जगह है ना, ये देखिए, ये जगह देखिए आप,
है ना? ये जो बच्चे पूछ रहे थे अभी से सर बाइट कहाँ है, तो बेटा ये वाली जो जगह है ना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो जगह आपको दिख रही है, दिस इज नॉन एज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट यानी अगेन देखिए 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या है, तो ये यहां पर दिखा दिया। एक्चुअली क्या है, बाइट का और कहीं इतना ज्यादा यूज में नहीं आता। बाइट का अगर कहीं उदाहरण यूज में आया तो दिस इज ऑल। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर अरेबियन सी को फिर बे क्यों नहीं कहा गया? हालांकि अगेन मैंने आपसे जो कहा कि कोई थंब रूल नहीं है किसको क्या कहा जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकते हैं अपने आप को समझाने का। जैसे अरेबियन सी के अंदर लीकेजेस हैं। लीकेजेस कैसे? इधर देखिए, ये वाला रास्ता जो है वो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ कनेक्ट हो रहा है, यानी अरेबियन सी के अंदर से ओमान की खाड़ी और कनेक्टेड है। हाँ, हो सकता है आप ये सवाल जरूर पूछें। हाँ अर्पित, मैं तो ऐसा ही पढ़ाता आया हूं अभी तक कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने खा लिया हो इसलिए बाइट कहा गया है, समझने के ऊपर है ना? तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो इत्तू सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इरेजर यूज करके आपको दिखाना चाहूं तो इधर देखिए, एक बार के लिए इसको थोड़ा सा और हम आपको जूम करके दिखाएं तो इधर देखिए, तो ये जो गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है आपको यहां पे, ये यहां से ये वाला गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। होने को लीकेजेस इसमें भी हैं, क्यों? क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहां पर देखिए गल्फ 3 तरफ से, तो यहां पर देखिए इत्तूसा बाबे मंडल स्ट्रेट है यहां पे, है ना? एक तरफ से इधर से, एक तरफ से इधर से, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये गल्फ वाला क्षेत्र है, और इधर से पानी, ये गल्फ ऑफ आदेन है। यहां पे गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर गल्फ ऑफ आदेन, है ना? क्लियर है? तो गल्फ को समझना, मैंने आपसे क्या कहा, आकार छोटा है गल्फ है, गल्फ है। आकार थोड़ा बड़ा है बे है। लेकिन जब आप गल्फ ऑफ गुइनिया देखते हैं तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है भाई साहब कि ये तो बाइट का रूप है। गल्फ ऑफ गुइनिया को देखें आप तो अफ्रीका के इस तरफ, इसको देखकर ऐसा लगता है तो पूरी बाइट है, लेकिन इसको भी गल्फ कहा हुआ है। तो हमने आपसे क्या कहा, आप अपनी समझ के आधार पर, क्योंकि नामकरण करने का कोई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं है कि कहीं से इस नॉमेनक्लेचर की व्यवस्था की गई हो, है ना? तो हम क्या मान लेते हैं कि इस व्यवस्था में जो 3 तरफ से जमीन घिरी हुई है उनको हम यूज करते हैं। ठीक है? तो आपको अब कुल मिलाकर के जब भी ये टर्म यूज ली जाएंगी तो इन सबका आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा कि ये आफ्टर ऑल है क्या। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आप टर्मिनोलॉजी से भविष्य में कंफ्यूज होने वाले नहीं है। है ना? आपको गल्फ दिखे, बाइट दिखे, बे दिखे, बस आपको याद रखना है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। यहां पे आपने देखा ये बे ऑफ बिस्केक आ गया, इधर की तरफ से हमने कनेक्ट करके देख लिया, इधर की तरफ। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आप अगर यहां पर चलते हुए पहुंचेंगे तो देखिए बे ऑफ बिस्केक से आगे की तरफ देखो ये अटलांटिक ओशियन है। एक चीज जान लो बहुत अच्छे से कि ये वाला जो हिस्सा है ना अटलांटिक ओशियन वाला, ये असल में लुटेरों का एरिया है। वो लुटेरे जो कि आजकल पैंट शर्ट पहनकर रहते हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, अर्थात यूरोपियंस की जगह है ये। यूरोपियंस की जगह है से मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को खूब लूटा, और लूट करके अपने जो लुटेरे भाई बहन थे जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जाकर बस गए, तो इन्होंने ना एक प्रकार से यूं समझो कि इस पूरे क्षेत्र को अपनी कॉलोनी माना हुआ है। यानी कि एक तरह से यूं समझो आप कि नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ जो है वो खुद भी एक एक्सटेंडेड यूरोपिया है, बस ज्योग्राफिकली डिफरेंट है। इतना सा अंदाजा लगा लो आप, है ना? तभी तो इन लोगों ने आपस में जो संधि कर रखी है उसको भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको नाटो शब्द याद हो, चीजों को रिलेट करिएगा।
नाटो जो मेंबर्स हैं असल में वो इसी की निगरानी में ये सब पिछलग्गू मिलकर खड़े हुए हैं। समझ में आ गया? अमेरिका के नेतृत्व में पीछे पीछे लगे हुए देश हैं। अगेन इस बात का इससे क्या लेना देना? केवल ये लेना देना है कि इन लोगों के बीच में इतना भाईचारा है कि यूरोप में कुछ भी पैदा हो ये भाई साहब इधर की तरफ जाएगा, इधर कुछ भी पैदा हो वो इधर की तरफ जाएगा। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? ये इसलिए बता रहा हूं साथियों क्योंकि नॉर्थ सी को इस अटलांटिक सी से जोड़ने वाला एक रास्ता है यहां पे जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम रास्ता कहा जाता है। उसका नाम है डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है? डोवर स्ट्रेट। याद रखिएगा दुनिया में कुछ ही स्ट्रेट है जो मैं आपको अलग से स्ट्रेट्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो याद करने वाली चीज है वो क्या है? डोवर स्ट्रेट। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यस्ततम रास्तों में से एक है, मतलब दुनिया की सबसे व्यस्त रास्तों में से। जैसे डोवर स्ट्रेट है ऐसे ही, जैसे डोवर स्ट्रेट है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के सामने क्या बोलते हैं ना, डोवर स्ट्रेट की तरह से यहां पर जिब्राल्टर स्ट्रेट और इधर की तरफ मलक्का स्ट्रेट, ये बैक टू बैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही दुनिया की सबसे व्यस्ततम रास्तों में कंसीडर की जाती हैं। अगेन कौन कौन सी? डोवर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट और इधर की तरफ मलक्का स्ट्रेट। अगर तीनों में कंपटीशन छिड़ जाए कि नंबर 1 2 3 कौन है, तो ये मामला बहुत टाई तक पहुंच जाता है। डोवर अपने आप को नंबर 1 तो कहला लेता है, लेकिन उसके बाद मलक्का और जिब्राल्टर में कौन आगे आएगा और कौन पीछे जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसी ही कंपटीशन देने के लिए स्वेज कैनाल भी है, लेकिन चूंकि स्वेज कैनाल मैनमेड है तो इसका कैनाल से कंपटीशन है। कौन सी कैनाल से कंपटीशन है? तो इसका कंपटीशन है पनामा कैनाल से। पनामा कहां पर स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला जो इस्थमस ऑफ पनामा है। व्हाट इज इस्थमस ऑफ पनामा? दैट लैंड पीस विच कनेक्ट्स टू कॉन्टिनेंट्स नॉन एज इस्थमस। टर्म याद करिएगा, एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्ट्रेट एंड अनदर इज इस्थमस। दो शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस? स्ट्रेट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक नैरो वाटर बॉडी है, नॉन एज स्ट्रेट। व्हाट इज इस्थमस? दो लैंडमास को कनेक्ट करने वाली एक लैंडमास है, नॉन एज इस्थमस। अगेन दोबारा देखिए, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली, फॉर एन एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर विच कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन ओशन विद नॉर्थ अटलांटिक ओशन, known as Strait of Gibraltar, whereas Isthmus of Panama connects North America with South America. Again, it is a landmass. Here, it is a water body. हाँ भाई, थम्स अप करिए, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने इस्थमस का तो एग्जाम्पल दे दिया, इस्थमस का कोई और एग्जाम्पल भी है क्या? बिल्कुल है। इधर देखिए, क्या आपको यहां पर एक इस्थमस और नजर आ रहा है? इधर देखिए, जहां पर हमने स्वेज कैनाल देखी है उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करते हैं। इधर देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, हाँ भाई, कोई इस जगह का नाम बताएगा? यहां पर एक जगह है दैट इज नॉन एज सिनाई पेनिनसुला। अच्छा चलिए एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे, गल्फ एंड स्ट्रेट। अनदर कंसेप्ट, व्हाट इज पेनिनसुला। हाँ भाई, पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था? व्हाट इज बे, गल्फ एंड बाइट। अगेन वाटर बॉडी विच इज कवर्ड थ्रू लैंड मासेस ऑन 3 साइड्स, नॉन एज गल्फ, बे और बाइट। अगेन लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। अगेन लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, नॉन एज पेनिनसुला। क्लियर हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड गल्फ? गल्फ 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पेनिनसुला क्या है?
तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप बताइए, क्या इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और इंडिया, इनमें कोई डिफरेंस है? क्वेश्चन सुनिएगा, इंडिया को देख लीजिए अच्छे से, मैं पोल करा रहा हूं आपके बीच में, पोल करा के जल्दी से बताइए, इज इट देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड इंडिया? यस और नो? पेनिनसुलर इंडिया अलग है क्या मेनलैंड इंडिया से? अगर मैं आपसे कहता हूं कि इट इज इंडिया और इट इज पेनिनसुलर इंडिया, दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये जो भारत को बीच में से विभाजित करने वाला ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में, जो दक्षिण भारत है ना इंडिया का, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा जो है, जो सतपुड़ा पर्वत के नीचे की तरफ वाला जो भारत है, जो नर्मदा रिवर के दक्षिण वाला भारत है, वो पेनिनसुलर इंडिया है। क्योंकि भारत का वही हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक बालक बोल रहा है डेक्कन प्लेट्यू। बालक, डेक्कन प्लेट्यू जैसे जाने कितने प्लेट्यू हैं वो मैं आपको बताऊंगा, काफी सारे प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा आपको, इंक्लूडिंग छोटा नागपुर और ये जितने भी है ना, विंध्यार, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे आरएएस मेंस 2016 के अंदर एक सवाल आया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब ये सवाल जैसे ही आया, जल्दबाजी में लोगों ने कहा, आहा इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो चलो इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीजन कर देते हैं। भाई साहब, लोगों ने लिया ज्योग्राफिकल डिवीजन और उठा दिया। इधर से उठा करके कुछ लोग तो यहां से शुरू हुए कि साहब इंडिया के उत्तर में हिमालय है जो कि यूं ढक के बैठा हुआ है, इंडिया में इस तरह का रिवर सिस्टम है, इंडिया में यूं ग्रीनलैंड है, ये फलाना है, ढिमकना है, सब बक दिया, आंसर छाप दिया। लास्ट में ध्यान आया, अरे यार इसने तो पेनिनसुला पूछा था। समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। क्वेश्चन था पेनिनसुला इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, और बालवीर कहां से शुरू हो गए? संपूर्ण इंडिया के बारे में लिखने में। तो यहां पर ये डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। जब भी शब्द पेनिनसुला आए, बोले सर इतना बड़ा प्रवचन आपने पेनिनसुला पर क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहां पर इस्थमस ऑफ पनामा जब मैं बोल रहा हूं, उसी समय पर मैं सिनाई पेनिनसुला की कहानी सुनाऊंगा। कौन सा पेनिनसुला? सिनाई पेनिनसुला। आज ही जो नन्हे बाल कलाकार आज ही जुड़े हैं उनके लिए तो ये क्लास एकदम बाउंसर होगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कान और नाक आंख जो खोल सकते हैं सब खोल लेना, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में एज इट इज जाने चाहिए, क्योंकि मैं अभी ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। हाँ भाई, मैं कौन सी टर्म बोलने वाला हूं कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। सिनाई पेनिनसुला। अब ये सिनाई पेनिनसुला की कहानी कहां से आ गई गुरुजी? ये देखिए, अब आप, मैंने अभी हाल आपको क्या बताया था? इस्थमस ऑफ पनामा बताया था। अरे जल्दी से, कई तो बेचारे निद्रासन में चले गए हैं, कईयों को तो लग गया झटका, पता नहीं क्या चल रहा है ये। इधर देखो, ये देखो, ये आ गया ये हिस्सा सिनाई पेनिनसुला। अब आप में से कई बाल कलाकार कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे? सर यहां पे कहां है पेनिनसुला की? तो कहानी आपने कह रखी है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। सर यहाँ पे तो तीन तरफ से पानी है ही नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा और जूम करता हूं, क्या पता ये जूम सपोर्ट कर जाए और आपको दिखाई पड़ जाए कि ये जो हिस्सा है असल में, अभी कुछ दिखाई दे रहा है? इधर देखो, ये तो हो गया एक तरफ से रेड सी, इधर देख रहे हो आप, ये देखो आप स्वेज कैनाल वाला हिस्सा, और इधर की तरफ आपको लैंड मास दिख रहा है, आपको यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है। डेड सी नहीं है भैया, डेड सी उत्तर में है इसके। हाँ भाई, डेड सी उत्तर में है। हाँ भाई, जल्दी से बताओ चलो कमेंट बॉक्स में, डेड सी में आकर कौन सी नदी मिलती है? एक सवाल और, बहुत बढ़िया, वाह बाल कलाकार, एक नाइल टिका दिए हैं, एक डैन्यूब टिका दिए हैं। अरे जॉर्डन है, और उसके ही वेस्ट किनारे को वेस्ट बैंक ऑफ इजराइल कहा जाता है। ये मैप हमने एकदम फर्जी सा लिया हुआ है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, वेट करिए, एक दूसरा मैप डाउनलोड करते हैं, थोड़ी देर के लिए बफर आएगा सिस्टम, ठीक है? वेट करिए, एक सेकंड रुकिए।
एक सेकंड, एक मैप डाउनलोड कर रहा हूं, हल्का सा बफर आएगा, वेट करिएगा बच्चों। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। मैं तो सिनाई पेनिनसुला आप लोगों को दिखा देता हूं, वेट करिए एक सेकंड। सिनाई पेनिनसुला, और वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक सेकंड, ताकि आप लोग उसको और अच्छे से इमेजिन कर पाए, ठीक है? क्योंकि जब शब्द पेनिनसुला है तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ये आया सिनाई पेनिनसुला, एक सेकंड। अब इस पे मैप पर अगर वो आ जाए कॉपीराइट, तो भक्तजनों परेशान मत होना, प्रयास बढ़िया था, लेकिन वो, क्योंकि भाई साहब कॉपीराइट वालों का बस चले ना तो अंकित अवस्थी को इंटरनेट की दुनिया से बैन कर दें, क्योंकि अंकित अवस्थी का खुद का ओरिजिनल कंटेंट कुछ नहीं है। अपन केवल मास्टर आदमी इधर उधर से कॉपी मार के पढ़ाते हैं भाई, हम कोई लेखक थोड़ी हैं, वक्ता आदमी है हम तो बस। हाँ जी, इधर देखिए, अब देखिए जो हमने आपको अभी सिनाई पेनिनसुला बताया, इधर देखिए, ये आ गया गल्फ ऑफ स्वेज, दिखाई दिया आपको? एक बार थम्स अप करिए भाई। जो चीज मैं इतनी देर से बता रहा था, अगर आपको वो विजिबल हो गया है तो आप इसको देखें। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, एक ही बार में दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। इधर देखो, यहां तक अपन रेड सी तक पहुंच गए थे बच्चा पार्टी। देखो, मैंने आपको मैपिंग पढ़ने के लिए जो शब्द सिखाए हैं, एक बार उन पर फोकस कर लें। मैप में हमेशा उत्तर किस तरफ होता है? जिस तरफ आपकी सर है, आपकी जिस तरफ टांगे हैं वो हिस्सा साउथ है, आपका राइट हैंड जिस तरफ है वो ईस्ट है, आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वो वेस्ट है। क्लियर? अच्छा, अब अगर अपन मैप को देख रहे हैं, तो अब मैं अगर आपको बात बोलूंगा कि बच्चों इस मैप में रेड सी के अंदर देखते देखते नॉर्थ वेस्ट किनारे की तरफ देखिए। हाँ जी, तो ये रहा अपना रेड सी, नॉर्थ वेस्ट किनारे की तरफ देखो, कुछ दिखाई दिया? थम्स अप आते रहना चाहिए भैया। गल्फ ऑफ स्वेज दिखाई दे गया? ये गल्फ ऑफ स्वेज ओरिजिनल है, मैन मेड नहीं है। देखो कई बार ना यहां पर बच्चा मात खा जाता है, किस चीज में? मैन मेड वर्सेस ओरिजिनल में, ठीक है ना? तो ओरिजिनल है, प्रकृति ने खुद ने गल्फ ऑफ स्वेज बनाई है। अच्छा, बाय द वे, मैं आपको गल्फ ऑफ स्वेज की कहानी भी बताऊंगा जब मैं आपको अफ्रीका की रिफ्ट वैली पढ़ाऊंगा। क्लियर? अफ्रीकन रिफ्ट वैली पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये बना कैसे था गल्फ ऑफ स्वेज। फिलहाल के लिए ये समझ लो ये ओरिजिनल है, यानी इसको इंसान ने नहीं बनाया। तो इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने तो गल्फ ऑफ स्वेज को इससे कनेक्ट करने के लिए स्वेज कैनाल बनाई है। मतलब गल्फ ऑफ स्वेज अलग है ठीक है, और स्वेज कैनाल अलग है। गल्फ ऑफ स्वेज खाड़ी, हाँ भाई, गल्फ का समझाया था ना अभी, तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, इधर अफ्रीका, इधर सिनाई पेनिनसुला, और ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बेटा पार्टी, है ना? अब इधर देखो भैया, आप में से अधिकांश लोग जिन्होंने मैप को ताजा ताजा हाथ लगाया है, अगर मैं किसी को रेंडमली पूछ लूं ना, बताओ गल्फ ऑफ अकाबा कहां है, और मैं उनको मैप भी पकड़ा दूं, तो भाई साहब माथा पकड़ लेंगे, उनको गल्फ ऑफ अकाबा दिखाई नहीं देगा। ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ये केवल तब दिखता है जब आप इसको इतना ज्यादा जूम करके यूज करते हैं। देख पा रहे हो क्या? गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी के एक तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है। अब एक बालक लिख रहा है कि सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अकाबा की खाड़ी। वाह मेरे वीरे, इसकी ही हिंदी बतानी है तो गल्फ को खाड़ी कहते हैं, अकाबा अकाबा ही है आज भी। वाह, एक बार इसके लिए ताली बजा दो जोरदार। जो बालक अब तक ये नहीं समझ पाया कि गल्फ जो है वो खाड़ी है, शानदार। जियो, तुम्हारी वजह से कंपटीशन कम हो रखा है हिंदी मीडियम वालों का। इतना तो कॉमन सेंस यूज कर लो ना, है? धन्य हो। अब आगे चलो। अब ये गल्फ ऑफ अकाबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं मैं आपको। एक कंट्री है जॉर्डन। सवाल कैसे पूछा गया, क्या जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको मैं वर्ल्ड मैप पकड़ा दूं, भाई साहब आप देख करके भी यही आंसर करके आओगे, जी हां जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जॉर्डन का ये जो पोर्ट है ना, अकाबा पोर्ट, ये गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है,
इसी कारण से जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आप पूछेंगे फिर साहब ये लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? अरे लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री जिसके चारों तरफ अन्य देश स्थित हों। मीनिंग समझ रहे हैं आप? जिसके चारों तरफ अदर कंट्रीज स्थित हो, यानी उसको समुद्र ना मिलता हो, जैसे कि नेपाल। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ दुनिया के डबल लैंडलॉक कंट्रीज कौन से हैं? डबल यानी कि खुद तो घिरे हैं ही सनम, दूसरे को भी लेके घेरे पड़े हैं। एक तो उज्बेकिस्तान हो गया, और कोई एक लिंचस्टाइन है, यूरोपियन कंट्री लिंचस्टाइन। गेटिंग माय पॉइंट? उज्बेकिस्तान एंड अनदर इज लिंचस्टाइन। याद रखिएगा डबल लैंडलॉक कंट्री है ये। अब सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए जॉर्डन जो है वो लैंडलॉक कंट्री है क्या? जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गल्फ ऑफ अकाबा में एक पोर्ट खुलता है। इसका गल्फ ऑफ अकाबा में एक पोर्ट खुलता है, देखिए ये रहा। क्लियर है? और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहीं पर इजराइल का भी एक किनारा खुलता है। ये देखो, इजराइल को हल्के में मत ले लेना। जब जब दुनिया वाले ये सोचते हैं कि स्वेज कैनाल का विकल्प क्या हो सकता है, आंसर है यहां से निकाल दो, इजराइल से कैनाल निकाल करके गल्फ ऑफ अकाबा में खोल दो। ये देखो, इसलिए एक कैनाल पर काम हमेशा इजराइल करता रहता है कि मैं ही बना लूंगा। मुसीबत यह है कि ये जहां से निकलता है उसके बगल में गाजा पट्टी है, तो यहां पर हमास का डर है, इस कारण से थोड़ी कैनाल लंबी हो जाएगी, पूरी इजराइल जो है वो बीचों बीच में से क्रॉस हो जाएगा। इजराइल के पास में स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बढ़िया है। एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा में खुला हुआ है और एक तरफ मेडिटेरेनियन ओशन में खुला हुआ है। हाँ भाई, खैर हम फिर वही वाली बात, मैं कहते कहते आगे निकल जाता हूं, तो मैं बहुत आगे निकल गया। हाँ भाई, सिनाई पेनिनसुला आपको समझ में आ गया? एक बार के लिए थम्स अप करके बताइए। समझ में आ गया? तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक बालक पूछ रहा है गाजा पट्टी क्या है? हमने वही कहा ना कि मुझे कई बार खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मैं तो थोड़ा सा आगे निकल जाता हूं। बेटा गाजा पट्टी इजराइल के अंदर वो वाला हिस्सा है जो कि फिलिस्तीन है। ये रहा गाजा पट्टी, और ये रहा डेड सी। डेड सी के ऊपर आकर के गिर रहा है जॉर्डन रिवर, और जॉर्डन रिवर के पश्चिम का किनारा ये वाला, यही तो है वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक अगर यही है तो इसी वेस्ट बैंक पर फिलहाल फिलिस्तीन है। तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये रहे दोनों। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? एक बालक बोल रहा है ज्यादा जानकारी के लिए वो YouTube पर सर के सेशन देख लो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि YouTube पर हमने ये पूरा विवाद आपको अच्छे से समझाया हुआ है। खैर फिलहाल के लिए आपको उम्मीद है कि अब बहुत अच्छे से सिनाई पेनिनसुला क्या है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ये रहा सिनाई पेनिनसुला। हमने आज आपको बहुत सारी जगह बता दी हैं। बताने निकला था डोवर स्ट्रेट, नॉर्थ सी और बे ऑफ बिस्केक तक पहुंचकर रह गया। थोड़ा सा जल्दी से 2-4 सी और देख लो, फिर इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिखाएंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है? ब्लैंक मैप पे कल प्रैक्टिस करेंगे अनुराग, ताकि आपको कल भी मेरी क्लास मैंने रिशेड्यूल करके लगा रखी है। ठीक है? अंजलि बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं, थोड़ा सा और इंतजार करो बेटा, है ना, ये 2 मिनट रुको। अब इधर देखो, यहां तक बे ऑफ बिस्केक तक पहुंच गए थे, नॉर्थ सी तक पहुंच गए थे। इसके बाद यहां पर है बाल्टिक सी, इन्हीं की बगल में बाल्टिक कंट्रीज हैं। हाँ भाई, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज के नाम बोलिए जल्दी से। आप ये मत समझा करिए कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग में बस जबान पर ले आइए, सब याद हो जाएगा। एल लग गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है ना, बाल्टिक सी के अंदर।
गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको यही करते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं जो कि मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद में कल जो आपको नया मटेरियल देंगे उसमें अर्थ का मटेरियल देंगे, अर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर समझाएंगे, है ना। क्या है, तो ये मैप के अंदर तो मैंने काफी सारी जानकारी दे दी है, कल इसको रिवाइज कराऊंगा। ग्रहण के बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण क्या होता है ना, सोलर एक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। तो ग्रहण का सीधा सा कंसेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कोई बताएगा, कौन किसके बीच में आ जाता है। भाई ये सूरज था, सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है, अर्थ चक्कर काट रही है। तो अब इधर देखो, ये रही अर्थ, अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन काट रहा है, मून। मून चमकता क्यों है, मून चमकता इसलिए क्योंकि सूरज पर सूरज की रोशनी जैसे हम तक आती है ऐसे मून तक भी जाती है, इसलिए हमको अर्थ से बैठे बैठे मून दिखता रहता है। लेकिन कई बार मून है ना चक्कर काटते काटते सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। भाई जब चक्कर काट रहा है तो काटते काटते बीच में भी आ जाएगा। अब बीच में आता है तो हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं धरती पर, उनको सूरज देखने में दिक्कत आने लगती है। और जब हमको सूरज नहीं दिखता तो हमें लगता है सूरज पर ग्रहण पड़ गया। वास्तविकता क्या है, सूरज तो बेचारा अपनी जगह, उसके रास्ते में कोई आ गया, ग्रहण तो आप पर पड़ा है धरती पर, यानी रोशनी तो आप पर नहीं आ रही, रोशनी तो आप पर नहीं आ रही, सूरज तो अपनी जगह है। और हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों के अंदर भाई साहब सूरज के दिन खराब आ गए, सूरज जो है वो बदल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तमाम प्रकार की चिंताएं, महत्व, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। अभिषेक कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, परसों भी नहीं हो पाई थी। वास्तविकता में क्या हुआ है, रोशनी आपके पास नहीं आई है, क्लियर है। अच्छा, एक बड़ा सा सवाल बताइए, क्या आपको जब सूरज नहीं दिख रहा, क्या उस समय पूरे देश को सूरज नहीं दिख रहा होता है, पूरी दुनिया को सूरज नहीं दिख रहा होता है। यस या नो, दिखता है या नहीं दिखता है, दिखता है। दिखता है से मतलब क्या हुआ, अरे भाई जहां तक छाया आई है उन्हीं को तो सूरज नहीं दिख रहा है। बोले कैसे समझे इस बात को, मैंने कहा बहुत आसान है, आज आप ही जाकर के ग्रहण कर दीजिए। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं भी ग्रहण लगा सकता हूं, अरे क्यों नहीं लगा सकते। बोले कैसे, मगर सूरज की तरफ यूं हाथ करके खड़े हो जाओ, आप पर अंधेरा आ जाएगा। सूरज की तरफ यूं हाथ करके खड़े हो जाओ, आप पर जो अंधेरा आया वो ग्रहण ही तो है। अब इस हाथ को उठा करके चंद्रमा बना के आप आगे तक ले गए तो धरती पर दिखाई नहीं दे रहा। अरे जिसको आप छाया बोल रहे हो असल में वो कुछ और नहीं है, ग्रहण है। आप बोले गुरुजी मजाक कर रहे हो, अरे मैं सही कह रहा हूं। एक सिक्का लेना 1 रुपए का, आपको सारा के सारा ग्रहण समझ में आ जाएगा। 1 रुपए का सिक्का लेना, उस सिक्के को सूरज की तरफ यूं लगाना अपनी आंख के आगे बिल्कुल, और उससे सूरज को ढकने की कोशिश करना। जब पूरी तरह सूरज आपका सिक्के के पीछे ढक जाएगा, जब पूरी तरह सिक्के से आपका सूरज ढक जाएगा, दैट इज फुल सोलर एक्लिप्स्ड, कि भाई पूरी तरह सूर्य ग्रहण हो गया। हम सब करिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उस सिक्के को हल्का सा टेढ़ा कर दिया, हल्का सा नीचे सरका दिया, ऊपर से तो सूरज कटा कटा सा दिख रहा है, यानी सूरज आपको यूं दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है क्योंकि नीचे तो आपने सिक्का लगा रखा है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स्ड, इसमें कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है। रोज लगाओ ग्रहण, घर का, आपके घर का ग्रहण है जी। अब चूंकि आप सिक्का बहुत ऊपर ले जाओगे तो कुछ देख नहीं पाओगे, तो इस चक्कर में अपन ने मून जैसा सिक्का आगे लगा दिया, वो मून आगे जाके लग गया, वो धरती पर अंधेरा कर रहा है। मून एक बड़ा सिक्का ही तो है। ये जो क्या कहते हैं ना इसको,
चंद्रमा चमकता कैसे है? सन की लाइट से चमकता है। अब सन की लाइट से चमकता है, तो ये बताओ कि चंद्रमा के सामने अर्थ आ जाए तो? चंद्रमा के सामने धरती खुद आ जाए तो? मतलब ये तो अर्थ रहा, अर्थ है, ये मून है, करें क्या? इन दोनों के बीच में अर्थ को ले आओ। मतलब फिर से देखो, ये सूरज था, इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही थी, ये रही अर्थ। मून बेचारा इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था, अपने आप को मामा बनवा लिया, यहां पर ये पहुंच गया। ठीक ठाक चल रहा था सब, अचानक सब सही था और उस बीच में क्या है, अर्थ बीच में आ गई, हो गया चंद्र ग्रहण। लोड मत लो। आप पूछेंगे कि सर इतना ही आसान है तो इस कंसेप्ट को इतना भारी भरकम बना के क्यों पढ़ाया जाता है? समय पास होता है बढ़िया से, इसलिए पढ़ाया जाता है।